वो अफेक्ट करती है आपके लंग्स को, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेसिफिकली लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और उसमें आपने जैसे दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीजेस में पढ़ा है कि जो लंग्स या एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो जैसे सीओपीडी हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमा हो गई, उसमें जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज नॉन इन्फेक्टिव। दैट मींस कि उसमें कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता मेनली। नॉन पैथोजेनिक कॉजेज की वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और पैथोजेनिक कॉजेज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन नॉन इन्फेक्टिव जो पैथोजेनिक इन्फ्लेमेशन है वो भी हो सकती है। लेकिन निमोनिया में ऑलवेज जो है जो इन्फेक्शन होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी लंग्स पैरेन्काइमा, और जो इन्फेक्शन है उसकी कॉज होगी दैट वुड बी एनी पैथोजन, दैट कुड बी आइदर अ बैक्टीरिया, अ वायरस और ए इवन फंगस, ठीक है। तो एयरबॉर्न नेजल पैसेज के थ्रू जितने भी पैथोजेंस जो हैं वो आपके इनहेल होते हैं इनटू द लंग्स, दे विल go into the alveoli, and that this will lead to the inflammation of the parenchyma. So, before moving to the main disease, I would like to uh, emphasize few points regarding the infectious diseases and selection of antibiotics, ठीक है, because this is infectious disease। आगे आप लोग और भी बहुत सारी सेमेस्टर में इन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या कहते हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट infectious disease that you are studying। तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे क्योंकि आपको हर एंटीबायोटिक सिलेक्शन के लिए या हर इन्फेक्शियस डिजीज के लिए पॉइंट्स में रखना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। जैसे आपको पता है कि इन्फेक्शियस को भी आइदर ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस और इवन फंगाई। तो टू डिफरेंट इट इज इम्पोर्टेंट कि you should know how can we differentiate based on the physical examination or standard or patient evaluation के जो causative agent है बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी की बेस पे जो है वो आपका जो क्या कहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ऑब्वियसली जब पेशेंट इन्फेक्शन की कॉज जो है बैक्टीरिया है तो यू विल सिलेक्ट एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। अगर पेशेंट की इन्फेक्शन की कॉज फंगस है तो यू हैव टू सिलेक्ट एंटी फंगल। अगर पेशेंट की इन्फेक्शियस की कॉज जो है वो वायरल है तो उसके लिए जो थेरेपी है दैट इज डिफरेंट। तो यू शुड बी नोइंग कि किस बेसिस पे we can differentiate bacterial infection from viral infection from fungal infection, ठीक है। ये किसी का जो है ना वो शोर काफी आ रहा है, अपने उसको म्यूट कर लें आप साउंड को। ठीक है। तो अब उसमें पहला पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेमेशन जो है दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, बट इट डजंट इम्प्लाई कि हर इन्फ्लेमेशन जो है उसका कॉज जो है वो इन्फेक्शन ही होगा, ठीक है। एलर्जी में भी इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि नेजल पैसेज है, नोज इंटरनल लाइनिंग ऑफ द नेजल पैसेज हो गई। कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो एलर्जी की वजह से जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द नोज है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एलर्जेंस में बहुत सारे नॉन पैथोजेनिक कॉजेज आ सकते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं,
तो इस उससे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लेकिन जो है वो इन्फेक्शन जो है उसके नतीजे में भी बॉडी क्योंकि अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म रखती है, इन्फेक्शन जो है उसमें कोई भी पैथोजन या हार्मफुल एलिमेंट जो है बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देती है, और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उससे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और इन्फेक्शन के। ठीक है, तो आपने पहले डिटरमिन करना है कि वेदर जो पेशेंट है उसकी जो इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है दैट इज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो हमाद, जी हमाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अरीज या हमाद? यस सर। अरीज ये किसी के मोबाइल से ना काफी वो डिस्टॉर्शन हो रही है और उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप काइंडली म्यूट कर दें। चलें जी, ठीक है। तो आपने पहले इस्टेब्लिश करना है प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस के वो कहते हैं कि सेवरल डिजीज एंड ड्रग्स कैन मिमिक इन्फेक्शन, के ड्रग्स जो हैं, इवन ड्रग्स, allergens, pollution, toxic particles, they also causes inflammation। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज आइदर आपके पेशेंट में इट इज ड्यू टू द पैथोजन और नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी बहुत सारी दूसरी डिजीज जो हैं उनके भी जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो बहुत हद तक मिलते जुलते हैं विद द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में के लिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? एक तो ये कि इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, उस पेशेंट में बॉडी कंपनसेशन के तौर पे क्या करती है कि वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ताकि ये उसी तरह से है कि अगर किसी मुल्क में जंग हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो ज्यादा फौजी जो है वो बॉर्डर पे भेजे जाते हैं ताकि वो जाके लड़ सकें। तो इसी तरह बॉडी क्या करती है, जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो उसके साथ साथ फाइट करने के लिए बॉडी प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बढ़ा देती है। ठीक है, फिर प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स। इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स का मतलब ये है कि अभी वो न्यूट्रोफिल्स पूरी तरह से मेच्योर भी नहीं हुए और उनको रिलीज कर दिया गया इनटू द ब्लड टू फाइट द इन्फेक्शन। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि बॉडी पैनिक सिचुएशन में आ जाती है और बहुत क्विकली जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत जल्दी उनको रिलीज कर दिया जाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, के वो अभी तक मेच्योर भी नहीं हुए होते और उनको फौरन से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो जाकर फाइट करें विद दी बैक्टीरिया। फिर सेप्सिस कैन कॉज डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। सेप्सिस क्या होता है? ये सेप्सिस के बारे में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आई होपफुली पढ़ेंगे या नेक्स्ट ईयर में। ये सेप्टिक शॉक, दिस इज ए वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी इन्फेक्शन। सेप्सिस का सिंपली मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन या ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है और पूरी बॉडी के अंदर एट ए टाइम जनरलाइज एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाता है। तो फीवर इज अनदर कॉमन मैनिफेस्टेशन के एक तो ये है कि उस पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा होगा, उसमें फीवर होगा। ठीक है, तो फीवर जो है वो आपको सारा मैकेनिज्म पता है कि फीवर क्यों होता है और उसका क्या मैकेनिज्म है और क्या पर्पस है। फिर वो कहते हैं कि पेशेंट विद लोकलाइज इन्फेक्शन में बी एफिब्राइल। एफिब्राइल का मतलब ये होता है कि उसमें फीवर नहीं होगा। तो ऐसी इन्फेक्शन के जो लोकलाइज्ड है या वो बैक्टीरिया जो है अभी ब्लड स्ट्रीम में नहीं आया और हिडन है इन एनी लोकलाइज्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो उस केस में जो है वो फीवर
नहीं होगा। फिर येलो ग्रीन सेक्रेशन फ्रॉम एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो स्पूटम का कलर है दैट इज आल्सो इंडिकेटिव ऑफ द इंफेक्शन। ठीक है, तो एक नॉर्मल बॉडी म्यूकस प्रोड्यूस करती है नेजल पैसेज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और एक म्यूकस होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। इवन आप जब पेशेंट का स्पूटम कल्चर टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, या जनरली आप इन कल्चर बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट करते हैं, तो कुछ केसेस में स्पूटम या म्यूकस भी जो है वो लिया जाता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक टू डिटरमिन के इसमें कौन सा पैथोजन होगा। तो म्यूकस जो है बेसिकली जो स्पूटम प्रोड्यूस होता है इन्फेक्शियस पेशेंट में, दैट इज मोस्टली म्यूकस प्लस डेड बैक्टीरियल सेल्स, डेड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जब वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया की आपस में जंग होती है, लड़ाई होती है, तो दोनों तरफ जो है वो सेल डेथ होती है। बैक्टीरिया के भी बहुत सारे सेल्स की डेथ होती है, वाइट ब्लड सेल्स भी बहुत सारा डाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो म्यूकस है उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें जो है वो बैक्टीरिया इंडिकेट होता है। फिर साइट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अटैक करता है और डिफरेंट काइंड की इंफेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा सर्टन बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो हर बैक्टीरिया या स्पेसिफिक बैक्टीरिया सर्टन साइट में जाके इंफेक्शन कॉज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शंस में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है या जनरलाइज्ड है, या बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। इसी तरह से स्टमक में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो भी स्पेसिफिकली अच्छा, आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट के लिए कि जो है वो कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। इसके अलावा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कौन सी इन्फेक्शन कॉज करता है, क्योंकि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं और आपके पास कोई पेशेंट आता है इन्फेक्शन का, तो आइडियली तो ये है कि आप उसका पहले कल्चर टेस्ट करवाएं या उसका बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट करवाएं, डिटर्मिन करने के लिए कि उस पेशेंट में कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, और फिर उस बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है उस पेशेंट को रिकमेंड करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जी ये प्रिंसिपल आप हमेशा माइंड में रखें कि बैक्टीरियल ग्राम स्टेनिंग की बेसिस पे जो है वो एंटीबायोटिक की सिलेक्शन होती है। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। नॉलेज होना जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो, मतलब आप अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को लें तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ ससेप्टेबल हैं, मतलब उनको किल कर सकते हैं, और कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंट है। दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया पे वो ग्लाइकोसाइड जो है वो अफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो दिस इज अ वेरी मेन प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक सिलेक्शंस कि सबसे पहले तो आप डिटरमिन करें कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, पैथोजन इन्वॉल्व है पेशेंट में कि नहीं है। फिर आप देखें कि जी जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगस हो सकता है। फिर अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में आप देखें जी कि किस साइट पे जाके वो इन्फेक्शन हुई है, और उस साइट पे कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उस बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि वो कौन से, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन से एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं, और वो बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो एंटीबायोटिक्स थेरेपी है वो स्टार्ट करनी है और सूटेबल एंटीबायोटिक्स सिलेक्ट करनी है। जैसे कहा जाता है कि जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए सर्टन एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़्यादा मौसर हैं। डॉक्टर्स के पास जब डॉक्टर्स आपको कोई एंटीबायोटिक
रिकमेंड कर रहे होते हैं तो वो अपने क्लिनिकल नॉलेज की बेस पे आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपको अगर फेरेंजाइटिस है, आपका गला खराब है, कोल्ड है, फ्लू है, तो कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है इन्वॉल्व और उसके अगेंस्ट कौन कौन से एंटीबायोटिक्स जो है वो इफेक्टिव हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन के साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ठीक है, सर्टेन पैथोजेंस आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में कुछ मखसूस एंटीबायोटिक्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी में जब गला खराब होता है, कॉमन कोल्ड होता है, सीजनल फ्लू या होता है, तो उसमें सर्टन एंटी जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्टमक की इन्फेक्शन में मखसूस किस्म के एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। किडनी इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सर्टन बैक्टीरिया होते हैं। मेनिंजाइटिस में कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन को डिटरमिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि ब्लड कल्चर शुड बी ड्रॉन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियमिया। अच्छा, अब साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि अब आइदर इन्फेक्शन लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि अभी बैक्टीरिया इतनी ज्यादा कम क्वांटिटी में है, उसकी क्वांटिटी या पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर दे। अभी जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक जो साइट है वहीं पे उसने इन्फेक्शन कॉज की हुई है, दैट इज लोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सिर्फ यूटीआई जो है वो इन्वॉल्व है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है इन्फेक्शन में। बैक्टीरिया ने अभी सिर्फ किडनी और यूरिटर्स में इन्फेक्शन कॉज की है, तो दैट इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। लेकिन जो जो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जाता है, तो जो है वो लोकलाइज से जनरलाइज इन्फेक्शन हो सकती है अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, लोकलाइज इन्फेक्शन का मतलब यह है कि बॉडी में बैक्टीरिया इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं कि अब वो ब्लड में आ गए हैं, और ब्लड में आने का मतलब ये है कि ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएं तो वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर उसके बाद सेप्सिस की जो है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। तो बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ब्लड में बैक्टीरिया शामिल हो गया है। ठीक है, कि वो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया है कि वो लोकलाइज इन्फेक्शन से ब्लड में शामिल हो गया है। सर फिर अब ये फिर जनरलाइज इन्फेक्शन हो जाएगा ना? हाँ जी, फिर जनरलाइज हो जाएगा। फिर थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन जनरली डॉक्यूमेंट्स द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ओवर टाइम आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बेस में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पे पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा इस पेशेंट में इन्फेक्शन। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है तो उसमें पेशेंट को सांस की तकलीफ होगी। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, अगर उसका लंग्स इंवॉल्व है तो स्टेथोस्कोप से जब उसकी साउंड को, ब्रीदिंग साउंड को जब डिटरमिन किया जाएगा तो उससे आपको अंदाजा होगा कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आपको हेल्प करती है डिटरमिनिंग के कौन सी साइट ऑफ इन्फेक्शन है। फिर पेशेंट्स के अपने फैक्टर्स, एज, प्रेजेंस ऑफ कंकॉमिनेंट डिजीज, अल्कोहल, आईवी यूज, इम्यून रिस्पॉन्स, साइक्लोस्पोरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पेशेंट्स विद न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, तो पेशेंट के फैक्टर्स फिर आपने डिटरमिन करने हैं कि पेशेंट जो है उसकी कितनी टॉलरेंस है टू फाइट दी इन्फेक्शन। जब एक इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं टू फाइट द इन्फेक्शन। एक बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो उस इन्फेक्शन वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू फाइट करती है बॉडी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। दूसरा, एक्सटर्नली हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स के वो स्ट्रेंथन करे जो है और बैक्टीरिया को किल करे। तो अब आप बाहर से तो एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है कि वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें पेशेंट का एज आ जाता है। ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उन दोनों में फाइटिंग कैपेसिटी कम होती है। फिर प्रेजेंस ऑफ कॉन्कॉमिटेंट डिजीज, डायबिटीज में पेशेंट का इम्यूनिटी वीक हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को ऑलरेडी लीवर इम्पेयरमेंट है या लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिजीज है,
तो पेशेंट जो है वो उसका टॉलरेंस फाइट करने का डिजीज को कम हो जाएगा। आईवी ड्रग अब्यूजर्स, जो जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। फिर अगर पेशेंट जो है वो कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं। फिर न्यूट्रोपीनिया, और के पेशेंट में किसी भी वजह से वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, या फिर प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे। फिर आइडेंटिफाई द प्राइमरी पैथोजन, ठीक है, कि अब फिर पैथोजन कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है इन दी इन्फेक्शन। मैंने आपको इसमें बताया था कि ग्राम स्टेनिंग होती है, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, जिनको फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं, जिससे आपने डिटरमिन करना है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी ग्राम स्टेनिंग क्या है, फिर उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक ससेप्टेबल है, वो कौन सा एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो फिर सिलेक्ट दी एंटी माइक्रोबियल एजेंट, फिर उसके बाद आपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट सिलेक्ट करना है जिसमें उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देखनी है। अब जैसे एक एंटीबायोटिक है, आप अपनी अगर फार्माकोलॉजी को रिवाइज करें, तो जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, वो सर्टन क्या कहते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट अफेक्टिव है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंट है। तो ऐसे पेशेंट में आप अमाइनोग्लाइकोसाइड दे दें जिसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जो कि रेजिस्टेंट है अमाइनोग्लाइकोसाइड को, तो उस पेशेंट में बेनिफिट कोई नहीं होगा, उल्टा अमाइनोग्लाइकोसाइड में साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ससेप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई बैक्टीरियल कल्चर रिपोर्ट देखें, तो आप उसमें देखेंगे कि रिपोर्ट के आगे जो है वो जो पॉजिटिव एजेंट है आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया, उसका नाम होता है, नीचे एक लिस्ट दी होती है कि ये बैक्टीरिया के कौन से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है और कौन से एंटीबायोटिक्स से ससेप्टेबल है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। फिर एक और इम्पोर्टेंट है एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट क्या, दैट इज द डोसेज, डोज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। गाइडलाइंस जो है वो स्पेसिफिकली आपको ये सारी डिटेल्स देती हैं कि जी कौन सी कुछ इन्फेक्शन होती हैं जो बहुत क्रोनिक हैं। हाँ, एक और एंटीबायोटिक की सिलेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप डिटरमिन करें कि वो एंटीबायोटिक उस टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकता है कि जहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस के केस में, मेनिंजाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन या इंजरी होती है ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मेनिंजेस जो हैं जो कि कवर करती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरिया वहां पे जाके सर मीटिंग का एक जी सर मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट रहता है, 1-1.5 मिनट। इसके बाद आप लोगों का लेक्चर कितने बजे तक है? फिर बस यही आपका यही लेक्चर है। बस ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, आपसे मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है सर। ठीक है, कर लें, बल्कि अभी कर लें। ओके सर। जी।